रात को नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी में करवटें बदलकर थक गई तो उठकर लैपटॉप खोलकर बैठ गई। अचानक उसकी नजर एक मैसेज रिक्वेस्ट पर गई। किसका है देखूं तो। देखने के लिए उसने क्लिक किया। लिखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप पाक ही है ना। आपका प्रोफाइल फोटो देखकर कुछ कुछ चेहरा पहचान में आ रहा है। वही जो 40 साल पहले मुंबई में रहती थी। आपकी बहन का नाम गीता था और भाई का गौतम। मैं श्याम गुप्ता हूँ, आपके पिताजी के फ्रेंड का बेटा। अगर आपको याद हो तो मैं एक बार अपने मम्मी पापा के साथ आपके घर आया था और हम साथ साथ मुंबई में घूमने गए थे। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे पहचान गई हैं तो प्लीज रिप्लाई जरूर करिएगा। अरे ये तो श्याम है। पाखी की हल्की सी चीख निकल गई। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बेवजह ऐसा लगने लगा जैसे वो चोरी करते पकड़ी गई हो। देखा तो पति गहरी नींद में सो रहे थे। पाखी के नाम के साथ उसका सरनेम शादी के बाद बदल गया था। फिर भी उसने मुझे पहचान लिया। उसके नाम पर पाखी की नजरें जम सी गईं। जवाब देने के लिए जैसे ही एक्सेप्ट पर क्लिक करने लगी, मन के अंदर से आवाज आई, सोच लो पहले, क्या ठीक रहेगा? उसका नाम देखकर तुम्हें इतना गिल्ट हो रहा है, उससे कांटेक्ट रखने के बाद क्या होगा? तुम्हारी सुखी गृहस्थी है, वो भी शायद वेल सेटल्ड होगा अपनी लाइफ में। कोई फायदा नहीं है दोबारा अतीत की गहराइयों में गोते लगाने से। शादी के बाद ये रिश्ता, क्यों फालतू की उलझन को न्योता दे रही हो? वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। शुरू से ही दिल और दिमाग के मामले में वो बहुत बैलेंस्ड रही है। उसने अपनी उंगली क्लिक पर से हटा ली, लैपटॉप बंद किया और बिस्तर पर आकर लेट गई। मन कह रहा था, तुम्हें इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत क्यों पड़ गई श्याम? समय की मोटी चादर के ऊपर धूल की इतनी परतें जम जाने के बाद भी तुम्हारा नाम ही काफी है मुझे तुम्हारी याद दिलाने के लिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें मेरे प्यार पर कभी विश्वास रहा ही नहीं। तो क्या ये टेलीपैथी थी जो रात के 2 बजे उठकर मैं बेवजह ही लैपटॉप खोलकर बैठ गई? वो मन ही मन बुदबुदाई। शायद पहले तो नींद आ भी जाती, लेकिन अब तो उसकी जगह पर खुली आंखों के सामने 40 साल पहले के सीन एक एक करके घने बादलों में बिजली की तरह चमकने लगे। 17 साल की रही होगी वो। तब उसके पापा के एक फ्रेंड भोपाल से अपनी फैमिली के साथ मुंबई उनके घर अपने बेटे का इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने आए थे। उनके 3 बच्चों में 2 बेटियां थीं और एक ये श्याम। जब तक हॉस्टल में जगह नहीं मिली वो उनके घर पर ही रहा। उसके बाद भी जिस भी दिन छुट्टी होती वो उनके घर आ जाता। वो पहली बार मुंबई आया था, इसलिए पाखी, उसकी छोटी बहन और भाई रोज ही कहीं ना कहीं उसे घुमाने ले जाते थे। उन सब के साथ श्याम को बहुत अच्छा लगता। उन्हें भी उसके आने से घूमने का बहाना मिल जाता। श्याम बहुत कम बोलता था, लेकिन कभी कभी खामोशी भी जुबान से ज्यादा बोल देती है। उसने कब पाखी को अपनी आंखों से ही साइलेंट लव का प्रपोजल दे दिया, पता ही नहीं चला। और पाखी ने भी साइलेंटली उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसका कम बोलना ही पाखी को बहुत अट्रैक्टिव लगता था। वैसे भी पहले प्यार का एहसास, वो भी अल्हड़ उम्र में, अद्भुत होता है। जब दोनों मिलकर ना फ्यूचर के सपने देखते हैं, ना कोई प्लान बनाते हैं, ना किसी बात की चिंता करते हैं, ना कोई कस्में होती हैं, ना कोई वादे किए जाते हैं। बस
जरा सा कोई भरपूर नजरों से देख भर ले या तारीफ कर दे तो चेहरा एक अलग सी चमक से चमकने लगता है। शीशे के सामने से हटने का मन ही नहीं करता। उसी के साथ हर समय रहने का मन करता है। उसकी छोटी छोटी बातें अर्थपूर्ण लगने लगती हैं और प्यार के खूबसूरत एहसास के साथ अपने में ही सिमट कर रहने का मन करता है। सारी दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगती है। पर वो टाइम आज के जैसा नहीं था। उस वक्त तो दिल की बात ज़बान तक आते आते परिस्थितियां ही बदल जाती थीं। और प्यार अभिव्यक्ति से पहले ही दम तोड़ देता था। यही पाखी और श्याम के साथ भी हुआ। उसके पिता की अचानक डेथ हो गई और वो भोपाल चला गया और फिर उसके बाद वो कभी नहीं लौटा। उस जमाने में कांटेक्ट करना भी इतना आसान नहीं था। लेटर्स का ही सहारा था। 4-5 लेटर्स लिखे भी थे पाखी ने, लेकिन उसने एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया। उससे कांटेक्ट टूटने का बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करती। समय के साथ समझौता करना पड़ा। चोरी चोरी छुप छुप कर आंसू बहाती रहती थी। माँ ने उदास देखकर टोका भी तो बनावटी मुस्कुराहट से जवाब देती, कुछ नहीं माँ। समय बीतता गया। श्याम की यादों पर धूल की परतें चढ़ने लगी। धीरे धीरे बारिश के पानी ने उनको धो पोंछ भी दिया। उसकी शादी हो गई और 2 बच्चे भी हो गए। अपनी गृहस्थी की उलझनों में व्यस्त रहने के बाद उसका नाम कहीं सुनती तो उसका धुंधला धुंधला सा चेहरा आंखों के सामने आ जाता। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और आज उसका फेसबुक पर अचानक से ये मैसेज, उसने तो पाखी के पूरे अस्तित्व को ही हिलाकर रख दिया। पूरे शरीर में जैसे बिजली सी कौंध गई। इसी को तो पहले प्यार की अनुभूति कहते हैं, जो उम्र के इस पड़ाव पर भी नहीं बदलती। पूरी रात आंखों में कट गई। सुबह के 5 बज रहे थे। उसने अपने ख्यालों पर झटके से विराम लगाया और उठकर मुंह हाथ धोकर सुबह टहलने निकल गई। लौटकर थकान और रात भर ना सोने की वजह से सोफे पर ही अधलेटी होकर गहरी नींद की गोद में समा गई। और जब जगी तब पति ने आकर उठाया और कहा, यहाँ कैसे सो गई हो? उठो, 9 बज गए हैं। वो हड़बड़ा कर उठी और रात की बात याद करके ऐसा लगा जैसे कोई सपना देखा हो। श्याम के मैसेज ने उसके मन में हलचल तो मचा ही दी थी, लेकिन अपने डिसीजन पर अडिग रहकर उसके संदेश का जवाब नहीं दिया उसने। ये क्या, 4 दिन बाद फिर वही मैसेज। इस बार पाखी का मन डोल गया और उसने अपने मन को समझाया, बात करने में क्या हर्ज है, देखूं तो सही वो कहना क्या चाहता है। इतने सालों बाद उसके जीवन में क्या बदलाव आया है। पाखी ने एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया और रिप्लाई में थोड़ा बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, हाँ तुमने सही पहचाना, मैं पाखी त्रिपाठी ही हूं। इतने सालों बाद अब तुम्हें मेरी याद कैसे आई? याद तो उसकी आती है जैसे भूला गया हो। मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं, उसने सादगी से जवाब दिया। इस अनएक्सपेक्टेड आंसर को पढ़कर उसकी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करके उसने उसी अंदाज में पूछा, फिर मेरे लेटर्स का जवाब क्यों नहीं दिया था? पापा की डेथ के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। माँ पढ़ी लिखी तो थी नहीं, बहनें बहुत छोटी थीं। घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। जिंदगी को एक नए सिरे से जीना था। पिताजी की खाली जगह पर मुझे मेरी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जॉब तो मिल गई, लेकिन सैलरी इतनी कम मिलती थी कि घर का खर्चा चलाना भी कठिन था।
उस समय इतनी उलझनों के बीच मैं तुम्हारे लेटर्स का क्या जवाब देता। उस वक्त मेरे पास उन लेटर्स में लिखी भाषा को समझने वाला कोमल दिल नहीं था, वो पत्थर हो चुका था। सब कुछ बेमानी लगने लगा था। उफ, इतनी तकलीफें झेली तुमने, मुझे बताते तो। पाखी ने उदास मन से उत्तर दिया। तो उसने भी बीच में ही काट कर लिखा, क्या फायदा होता, तुम्हें भी दुख ही पहुंचता। जब पूरा फ्यूचर ही अंधकार में लग रहा था, तब अपनी खुशी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन 2 साल बाद मैं ऑफिस के काम से मुंबई गया तो तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन तब तक तुम लोग वहां से जा चुके थे। उसके बाद कैसे कांटेक्ट करता तुमसे। काश उस जमाने में भी मोबाइल होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, पापा का ट्रांसफर हो गया था। पाखी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। और तुम कैसी हो? श्याम ने पूछा। ठीक हूं, फिर बात करते हैं। पाखी का मन अजीब सी उदासी से घिर गया था, इसलिए उसने छोटा सा आंसर दिया और ऑफलाइन हो गई। मन बहुत उदास हो गया था, आंखों में आंसू छलछला आए। सोचने लगी, तकदीर भी क्या क्या रंग दिखाती है। कोई भी इंसिडेंस शायद बेवजह नहीं होता। श्याम उसकी फ्रेंड लिस्ट में जगह ले चुका था। 3-4 बार की चैटिंग से ही उन्होंने एक दूसरे के परिवार के बारे में काफी कुछ जान लिया। उसकी 2 बेटियां ही थीं, पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन पाखी की जगह उसके जीवन में खाली ही थी। ऐसा ही कुछ पाखी के साथ भी हुआ था। पति के साथ इतने साल तक होने के बाद भी उसके दिल का एक कोना खाली ही रहा। एक दिन श्याम ने पाखी का मोबाइल नंबर मांगा। पहले तो पाखी ने कई बार टाला, लेकिन उसके बार बार कहने पर और पुराने जमाने के विपरीत अब मॉडर्न सोसाइटी में मेल फीमेल फ्रेंडशिप के हिसाब से पाखी ने आखिर श्याम को अपना नंबर देने की हिम्मत कर ही डाली। इतने सालों बाद जब उसकी आवाज उसने फोन पर सुनी तो लगा जैसे उसके खामोश प्यार को जुबान मिल गई थी। उसने पहली बार अपने प्यार को शब्दों का जामा पहनाया था। पाखी निशब्द होकर उसकी बातें सुनती रही। श्याम ने मुंबई में पाखी के साथ रहते हुए क्या क्या एक्सपीरियंस किया था सब बताया, और फिर पाखी ने भी अपनी चाहत का इजहार कर ही दिया। इतने समय के बाद अल्हड़ प्रेम की नदी ने मैच्योर फ्रेंडशिप के समुद्र का रूप ले लिया था, जिसमें ठहराव था, गहराई थी। इसका पूरा क्रेडिट श्याम को जाता है, जिसने पाखी के पूरे अस्तित्व को ही अपने में समेट लिया था। उम्र के इस पड़ाव में जब वो शादीशुदा जीवन की जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते थक गई थी, शरीर अब उतना साथ नहीं देता था, जीवन में खालीपन और नीरसता भर गई थी। जब कभी श्याम कहता, पाखी तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, या उसकी फोटो देखकर कहता, आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत लगती हो, तो पाखी को अपने पे गर्व होने लगता, ये सोचकर कि आज भी मैं किसी की यादों में बसी हूं। पाखी को अपना पूरा एग्जिस्टेंस ही महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण लगने लगता। फिर उन दोनों ने ही एक दूसरे को देखने की बट ऑब्वियस इच्छा प्रकट की। तो पाखी के कुछ कहने से पहले ही उसने कहा, मैं कभी तुम्हारे शहर किसी काम से आया तो तुमसे जरूर मिलूंगा। मेरे 1-2 रिश्तेदार रहते हैं वहां। जहां चाह वहां राह। वो वक्त भी आ गया जब किसी शादी में शामिल होने के लिए वो उसके शहर आया। वो समय निकालकर उसके घर भी अपनी पत्नी के साथ आया। उस वक्त पाखी के पति भी घर पर ही थे।
2 घंटे उन्होंने साथ बिताए। बड़ा ही कठिन था उन दोनों के ही लिए सबके सामने फॉर्मल बन के रहना। पाखी ने नोटिस किया कि बाहरी तौर पर तो श्याम में बहुत बदलाव आ गया था, लेकिन उसकी बोलती आंखें जैसे अभी भी 40 साल पहले की तरह साइलेंट लव का निवेदन कर रही थीं। दोनों के हाव भाव से लग ही नहीं रहा था कि वो लगभग साल भर से एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं और उनके मन के अंदर कितनी हलचल मची हुई है। अभी तक तो सिर्फ सुना था कि जब 2 लोग एक दूसरे को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उन्हें मिलाने में जुट जाती है, लेकिन अब ऐसा अनुभव भी हो रहा था। पर क्या फायदा ऐसे मिलने का। सिचुएशंस बदल गई थी। शादी के बाद ऐसे रिश्ते सही कहाँ माने जाते हैं, लेकिन शादी तो एक समझौता है ना। प्यार का एहसास तो इस रिश्ते से बहुत परे है। फिर समाज इसे गलत क्यों ठहराता है? शरीर कैद हो सकता है, लेकिन एहसास के तो पंख होते हैं। वो तो कभी भी आजाद होकर खुले आसमान में उड़ सकता है। पाखी मन ही मन बुदबुदाई। वो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक एहसास छोड़ गया जो किसी रिश्ते का मोहताज नहीं था, जिसकी वजह से आज उन दोनों के बीच की दूरियां अर्थहीन हो गई थीं। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी, एक शाम तेरे नाम। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ऐसी ही और ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।